ओके ठीक है। डॉट नेट जो है वो किसने डिजाइन किया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, और वो इसको थ्रू आउट मेंटेन करते हैं। व्हाट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मींस कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड रिटन इन एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जो डॉट नेट लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है वो सपोर्टेड लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में आप कोड लिख सकते हैं एंड दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। मींस डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया लैंग्वेज इंडिपेंडेंस। लैंग्वेज इंडिपेंडेंस सबको क्लियर है कि हम डॉट नेट फ्रेमवर्क को लैंग्वेज इंडिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? ये सबको क्लियर है? ठीक है, रिपीट कर देती हूँ हमजा के क्यूरी पे। लैंग्वेज इंडिपेंडेंस का मीन्स ये है कि डॉट नेट का जो फ्रेमवर्क है वो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट दे रहा है। मीन्स आप डॉट नेट की सपोर्टेड किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं जिसको डॉट नेट सपोर्ट कर रहा है। वो सी शार्प भी हो सकती है, वो विजुअल बेसिक भी हो सकती है, वो पाइथन भी हो सकती है और जे शार्प भी हो सकती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, वो हम देखेंगे कि आगे कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनको सी शार्प डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट कर रहा है। सो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मीन्स ये कि आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं और आप उन ऑप्शंस में से जो लैंग्वेज आपको सुटेबल लगे कि आपकी एप्लीकेशन के लिए बेस्ट सुटेबल है तो आप वो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। देयरफॉर डॉट नेट फ्रेमवर्क को हम कह रहे हैं लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। मिस जावा भी इस्तेमाल कर सकता है? सॉरी मैम, जावा भी इस्तेमाल कर सकता है? जावा डॉट नेट की सपोर्टेड लैंग्वेज नहीं है तो वो इसमें डायरेक्ट आप नहीं यूज कर सकते। जो डॉट नेट की सपोर्टेड लैंग्वेज है उस लैंग्वेजेस पे आप काम कर सकते हैं। Platform independence means that an application can be executed on any machine without being concerned with issues like what is the operating system of the machine. ठीक है, let's say मैंने अपने पास एक एप्लीकेशन बनाई सी शार्प डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर किसी भी लैंग्वेज में। अब मैंने वो एप्लीकेशन बना ली। अब नाउ वो जब मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, उसको लॉन्च कर रही हूँ, तो दैट एप्लीकेशन कैन बी एग्जीक्यूट ऑन एनी मशीन जिसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ठीक है, सो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मींस ये कि जो आपका एप्लीकेशन आप बना रहे हैं या जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे या किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करेगा, बल्कि इट कैन बी यूज्ड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे वो यूज हो सकता है। ठीक है, चाहे उसका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। अगर मैंने विंडोज 7 पे बनाया है और मैं उसको लॉन्च कर रही हूँ तो इट कैन बी रन ऑन विंडोज 10 एंड सो ऑन। सो ऑपरेटिंग सिस्टम पे की भी कोई लिमिट नहीं है, मोबाइल पे भी चल सकता है। हाँ जी, क्लास वैसे ऑफिशियली तो 3 बजे स्टार्ट हुई थी, लेकिन हमने जो है इसको अभी थोड़ा लेट स्टार्ट किया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का हम वेट कर रहे थे। सो 4 बजे हमने स्टार्ट की है क्लास। सो बहुत ज़्यादा कुछ मिस नहीं हुआ। अभी हम फर्स्ट 2 स्लाइड्स ओवरव्यू की थी, 7 स्लाइड पर हैं अभी। ओके कोई बात नहीं, हम अभी क्लास स्टार्ट की है और अगर कोई मसला होगा तो मैं आपको रिपीट भी करवा दूंगी। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। और रिकॉर्डेड लेक्चर के लिंक्स जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी यहाँ पे शेयर है। काइंडली आप सबसे पहले तो ये करें कि व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो ग्रुप को जो है वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। जिन लोगों ने अभी लेट ज्वाइन किया है वो काइंडली व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक यहाँ पे शेयर है, काइंडली आप फौरन जो है वो लिंक शेयर ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप का ग्रुप। हाँ जी, कोई भी हुजैफा, जरा हुजैफा सीआर हैं क्लास के, हुजैफा काइंडली आप ये काम कर दें। ये लिंक है, समीर ने कर दिया है। स्लाइड्स ऑलरेडी आपके एलएमएस पे अपलोडेड हैं। ये स्लाइड्स, ये लेक्चर्स, बुक्स, कोर्स आउटलाइन, ईच एंड एवरीथिंग इज अपलोडेड ऑन एलएमएस। सारी चीजें एलएमएस पे मौजूद हैं। और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगी।
व्हाट्सएप आपके LMS पे अपलोड हो जाएगा इसका लिंक। एक्चुअली ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं ये सारे मेरे पास यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है, मैं उस पर अपलोड कर रही हूँ, और वहाँ पे हर लेक्चर का इंडिविजुअल लिंक जो है वो लिंक आपको मिलेगा कीट LMS पे, 1 बाय 1। रिकॉर्डेड लेक्चर पार्ट 1, रिकॉर्डेड लेक्चर पार्ट 2, रिकॉर्डेड लेक्चर पार्ट 3, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके वो लेक्चर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे रिकॉर्डेड लिंक्स मैं इंशाल्लाह आज ही के आज जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, और उसका लिंक जो है वो LMS पे शेयर भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप प्लीज़ सबसे पहले ये व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो है मीटिंग लिंक थ्रू आउट, जो आज जिस मीटिंग लिंक से हमने ज्वाइन किया है, थ्रू आउट यही मीटिंग लिंक इन्विटेशन रहेगा थ्रू आउट द कोर्स, जब तक हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, सो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं कि हम .NET फ्रेमवर्क का ओवरव्यू थोड़ा सा उनको रिवाइज कर देती हूँ। जिन लोगों का पिछला रह गया था उनका भी एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। सो वी वर डिस्कसिंग सी शार्प लैंग्वेज, पहले मैंने फर्स्ट स्लाइड में क्या किया था। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनके लिए मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, मिड टर्म 20 मार्क्स का होगा, फाइनल हमारे पास 40 मार्क्स का होगा। सो 20 40 एंड 20 60, बाकी बचे आपके 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स जो है वो आपके प्रोजेक्ट के होंगे, एंड 10 हो सकता है क्विजेज और असाइनमेंट्स के मार्क्स में मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर दूँ। ठीक है, एटलीस्ट 5 क्विजेज एंड 3 असाइनमेंट्स। बुक्स जो हैं वो बुक्स भी आपके नेट मैंने LMS पे अपलोड कर दिए, तो ईच एंड एवरीथिंग LMS पे अपलोड है। आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, ये सारे देखें लिंक्स यहाँ पे LMS पे आपके पास अपलोडेड है, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके अलावा जो साथ के साथ मुझे और इम्पोर्टेंट लिंक्स लगेंगे, कोर्स आउटलाइन भी है, बुक भी अपलोडेड है, 2 बुक्स मैंने अपलोड की हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ अपलोड कर दी है, ऊप का प्रोजेक्ट प्रपोजल टेम्पलेट भी है, प्रोजेक्ट लिस्ट भी है जिसको देख के आप अपना प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं, और सारे आने वाले लेक्चर जो आगे हम पढ़ेंगे वो सारे लेक्चर्स यहाँ पे अपलोडेड हैं। अभी मैं ये वाले लेक्चर पे हूँ, ऊप लेक्चर 1 वीक 1 इस लेक्चर पे, बाकी इसके अलावा सारे लेक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोडेड है। और लिंक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लिंक भी जो है वो शेयर हो जाएगा। ठीक है, वापस वहीं आते हैं, न्यू शेयर स्लाइड पे वापस जाते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ, और जो लोग पहले से मौजूद हैं उनका भी रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे हम इस कोर्स में, ऑब्वियसली सी शार्प। सी शार्प को माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो लॉन्च किया था 2000 में, और सी शार्प लैंग्वेज है वो सारी चीज़ें किससे इनहेरिट कर रहा है, मोस्टली सी प्लस प्लस एंड जावा, अपने से पहले आने वाली लैंग्वेजेस की फीचर्स को और फंक्शनैलिटीज़ को जो है वो फॉलो कर रही है सी शार्प। इट हैज़ सिमिलर कैपेबिलिटीज़ लाइक जावा, लाइक सी शार्प की एप्लीकेशन यूज करते हुए, सी शार्प की लैंग्वेज यूज करते हुए वी कैन क्रिएट डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, लार्ज स्केल एंटरप्राइज एंड एप्लीकेशन जो डिफरेंट MIS वगैरह चल रहे हैं, जो मल्टीपल पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो है एप्लीकेशन चल रही हैं वो भी आप डिजाइन कर सकते हैं। एंड यू कैन क्रिएट वेब बेस्ड एप्लीकेशन as well, and mobile and cloud based applications by using C sharp language. इट इज सपोर्टेड बाय .NET ह्यूज क्लास लाइब्रेरी। अच्छा, सी शार्प .NET की एक अपनी क्लास लाइब्रेरी है। क्लास लाइब्रेरी मीन्स कुछ काम जो बार बार जैसे मैथ से रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड। जी साकिब, आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही मेरी आवाज? सॉर्टेड हो सही आ रही है मैम। मैं अटक हो रही मैम आवाज। क्या आ रही है? जी, अब कुछ बेहतर हुई? ठीक, क्लास अब आ रही है आवाज?
जी क्लास, अब आवाज कुछ बेटर हुई पहले से? जी क्लास, अब आवाज आ रही है सही? यस मैम, क्लियर आ रही है। ओके, वो आई गेस नेट का मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ओके, कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। ओके, सो हम सी शार्प लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे थे कि सी शार्प लैंग्वेज को यूज करते हुए वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड मोबाइल एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन भी वी कैन क्रिएट बाय यूजिंग सी शार्प लैंग्वेज। एंड डॉट नेट की एक अपनी बिल्ट इन लाइब्रेरी है। डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सी शार्प एक लैंग्वेज ऐसा वर्क कर रही है। तो डॉट नेट के प्लेटफॉर्म के अंदर एक ह्यूज क्लास लाइब्रेरी है जिसमें डिफरेंट क्लासेस हैं और हर क्लास के अकॉर्डिंगली डिफरेंट मेथड्स हैं। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि मैथ की एक क्लास है, सो मैथ से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं वो बिल्ट इन पहले से ही डॉट नेट के प्लेटफॉर्म में डिफाइन है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि मेरे पास फाइल की क्लास है, इनपुट आउटपुट की क्लास, उसमें फाइल से रिलेटेड सारे ऑपरेशन मेथड्स पहले से क्रिएट हैं। तो उससे फायदा क्या होगा कि जो चीजें पहले से बिल्ट इन है उसको दोबारा से स्क्रैच से काम करने के बजाय एज अ प्रोग्रामर वी कैन यूज इट, वी कैन रीयूज इट, और वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कि इजीली हम उसको यूज कर सकें। तो सी शार्प डॉट नेट की ह्यूज क्लास लाइब्रेरी को भी यूज कर सकती है और जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस की एप्लीकेशन है वो इजीली क्रिएट कर सकती है। उससे हमें फायदा क्या होगा, लेट्स से अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप की बात करें, तो जो ड्रैग एंड ड्रॉप आप अभी करेंगे, विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन यूज करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसमें, तो उसमें बहुत सारी चीजें, जब आप कोई बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बैक एंड पे उसको पूरा कोड आपको नहीं लिखना पड़ेगा। वो क्या करेगा, ऑटो जनरेटेड उसका कोड बैक एंड पे बटन को कॉल करने का क्रिएट हो जाएगा। So these are the advantages of class library. So C sharp जो है वो .NET की class library यूज कर सकती है। ठीक है, जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस यहाँ पे हम जो हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटीज में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिनकी, उन सबको अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू मैप कर सकते हैं। बेटा किसी का माइक ऑन है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। इट्स जस्ट लाइक सी लैंग्वेज पे जैसे काम होता है, सी शार्प की भी कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो सी शार्प सी लैंग्वेज से इनहेरिट कर रहा है, और सिमिलरली बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं, फीचर्स ऐसे हैं जो सी प्लस प्लस, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सी शार्प इनहेरिट कर रहा है जावा लैंग्वेज से। सो बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ सी प्लस प्लस एंड जावा। कुछ फीचर्स और फंक्शन सी के कॉपी कर रहा है, कुछ सी प्लस प्लस के और कुछ जावा के। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, objects are the important part of any program and we are manipulating on objects। like अगर मैं बात करूं एक बुक की, so book क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है। so हम अगर एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट, so उसमें एक बुक क्या होगा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा। सिमिलरली और क्या चीजें हो सकती हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, स्टूडेंट जो उस बुक को इशू कर जो है बुक को अपने पास जो है वो बोरो कर सकता है, सो वो क्या होगा, या रेंट पे ले सकता है, तो उसके लिए क्या होगा, वो स्टूडेंट भी एक ऑब्जेक्ट है। और कौन एंटिटी हो सकती है, लाइब्रेरियन। सो लाइब्रेरियन भी एक ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे जब हम इस तरीके का ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें जितनी भी एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। और जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होंगे, उनके लिए हम क्लासेस क्रिएट करेंगे। जैसे बुक है, सो बुक के लिए हम एक क्लास बनाएंगे, अब जितनी भी बुक्स होंगी वो उसी क्लास को लिंक करेंगी। सिमिलरली हम पर्सन की एक क्लास बनाएंगे, अब स्टूडेंट भी है, लाइब्रेरियन भी है, वो पर्सन की क्लास से बिलोंग कर रहा है, सो वो उसकी सब क्लासेस होंगी। सो हम इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे हर चीज जो है वो कैसे क्रिएट करें, वी आर क्रिएटिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। सो हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस की बेसिस पे जो है वो सारी प्रोग्रामिंग करेंगे। अब ठीक हुई आवाज?
ओके ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, लेट्स से पर्सनल एड्रेस बुक, कि हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हम एक एड्रेस बुक मेंटेन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनका एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? हमें फ्रेंड्स का नेम, उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर। ठीक है, अब उसमें हम क्या क्या मेथड, ये तो एट्रीब्यूट्स हो गए। मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, किसी नए फ्रेंड का रिकॉर्ड एंटर करना है उस लिस्ट में। एग्जिस्टिंग किसी फ्रेंड का रिकॉर्ड अपडेट करना है, एडिट करना है। ठीक है, किसी का एड्रेस चेंज हो गया, किसी का टेलीफोन नंबर चेंज हो गया, उसको एडिट करना है, अपडेट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर फ्रेंड सर्च करना है कि अदर ये नेम एग्जिस्ट कर रहा है लिस्ट में या नहीं, सर्चिंग हो सकती है। और अगर कोई भी एक एंट्री मैंने डिलीट करनी है, सो दीज आर द ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म ऑन दैट एड्रेस बुक। सो हम हर चीज, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बात कर रहे होते हैं, जब क्लासेस बनाते हैं, तो दो चीजों में क्लासेस दो पोर्शन में डिवाइड होता है। First one attributes and second one methods that can your behaviors of that object. So अगर मैं book की बात करूं, so book के attributes क्या क्या हो सकते हैं? book का name होगा, जो उसका title होगा, author name होगा, year of publication होगी, और क्या चीज हो सकती है? number of pages हो सकते हैं। ये उसके attributes हैं। और methods क्या क्या हो सकते हैं? add book, delete book, ये सारे उसके जो है वो edit book, कोई चीज मैंने अपडेट करनी है तो उसके लिए आई कैन परफॉर्म दीज ऑपरेशंस। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हम सारा काम ऐसे ही करेंगे। पहले हम ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे, उन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस बनाएंगे, और उन क्लासेस में हम उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स डिफाइन करेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन वहीं क्लास में देंगे। ठीक है, इससे हमें फायदा क्या होगा? लेट से मैंने एक दफा ये चीज बना ली, टेलीफोन बुक। अब इसी से सिमिलर मैंने कोई और एप्लीकेशन बनानी है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनानी है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनानी है। सो बेसिक आइडिया जो मैंने एड्रेस बुक का बनाया है, उसी को रीयूज करते हुए, मतलब दोबारा से नई एप्लीकेशन के लिए हर काम स्क्रैच से करने के बजाय हम क्या करेंगे? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को रीयूज कर लेंगे। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is that we can create a reusable software components. Reusable means ऑलरेडी एक चीज पड़ी है, एड्रेस बुक, टेलीफोन बुक, उसी को यूटिलाइज करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी जनरेट कर सकती हूँ। कुछ फीचर्स और कुछ मेथड चेंज होंगे, लेकिन मेन आइडिया जो है वो हमें सारा काम स्क्रैच जीरो से नहीं करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज .NET फ्रेमवर्क? सो .NET फ्रेमवर्क क्या है? एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट दे रहा है। C# भी जो है वो .NET फ्रेमवर्क के अंदर यूज हो रही है। सो .NET इज अ फ्रेमवर्क जिसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट है। सो यहाँ पे इन्होंने सिंपल डेफिनेशन क्या दी है .NET फ्रेमवर्क की? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। अब हम इन दोनों चीजों को देखेंगे कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है। फर्स्ट वन इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म मतलब .NET फ्रेमवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम करने की फंक्शनैलिटी दे रहा है। मींस आप .NET फ्रेमवर्क यूज करते हुए C# लैंग्वेज पे भी कोड कर सकते हो, विजुअल बेसिक पे भी कर सकते हो, J# पे भी कर सकते हो, पाइथन, पर्ल, जो जिन लैंग्वेजेस को .NET सपोर्ट कर रहा है। मल्टीपल लैंग्वेजेस, .NET कोई एक लैंग्वेज सपोर्ट नहीं कर रहा, इट कैन सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस। सो देयरफॉर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, एज अ प्रोग्रामर जो लैंग्वेजेस सपोर्ट कर रहा है .NET, आप उनमें से कोई भी लैंग्वेज ऑफ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन और अपनी आसानी के हिसाब से कि आपको कौन सी लैंग्वेज ज्यादा सूट कर रही है। फॉर क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर मीन्स ये कि एक एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क यूज करते हुए मैंने एक सॉफ्टवेयर बना लिया। अब नाउ दैट सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन एनी मशीन हैविंग एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर मैंने 2007 विंडोज पे बनाया तो ये 2007 विंडोज की ही मशीन पे चलेगा। बनने के बाद इट कैन बी वर्क ऑन विंडोज 2010, इट कैन ऑल्सो वर्क ऑन लिनक्स, और इट कैन ऑल्सो वर्क ऑन एंड्रॉइड फोन एज वेल। सो यहाँ पे जो हम एप्लीकेशंस बना रहे हैं, उन एप्लीकेशन में भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि वो कौन से एप्लीकेशन और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगी या नहीं चलेगी। सो मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट है, और बनने के बाद एप्लीकेशन कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वॉज डिजाइन एंड इज मेंटेन बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है और किसने डिजाइन किया .NET फ्रेमवर्क को? माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है ये। ठीक है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंस मींस कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड रिटन इन
एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में जिसको डॉट नेट सपोर्ट कर रहा है आप उस लैंग्वेज में कोड लिखें, दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय डॉट नेट फ्रेमवर्क। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के क्या मीनिंग्स है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मींस दैट एन एप्लीकेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो एप्लीकेशन आप डिजाइन कर रहे हैं इन कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी मशीन, किसी भी मशीन पे, विदाउट बीइंग कंसर्न्ड विद इश्यूज लाइक व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द मशीन। इसको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि जिस किसी और मशीन पे आप इसको रन करना चाह रहे हैं, किसी और डिवाइस पे रन करना चाह रहे हैं, उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है। Platform independence refers in particular to the ability of the application to run on any machine having any operating system installed on it. तो यहाँ पे ये फर्दर क्या कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो आपने डिजाइन की है इट कैन बी रन ऑन किसी भी मशीन पे, यानी कि आपके लैपटॉप पे भी चले, डेस्कटॉप पे भी चले, मोबाइल पे भी चले, जिसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, अदर लिनक्स हो, मैक हो, एंड्रॉयड हो, विंडोज हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी मशीन पे आपके पास, मशीन कैन बी लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है और उस पर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैनेज्ड कोड एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे सोर्स कोड। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इस लेवल पे आके कि व्हाट इज सोर्स कोड। एज अ प्रोग्रामर जो भी कोड, जो भी प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। अच्छा, बीच में अगर इन बिटवीन कहीं कोई चीज आपको समझ नहीं आए तो आप यहीं पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और यू कैन रेज योर हैंड एज वेल और यू कैन सेंड अ मैसेज और योर क्वेरी इन चैट्स एज वेल, इट्स अप टू यू, जैसे आपको फिजिबल लगे। ठीक है, यू कैन रेज योर हैंड और आप चैट पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कोई पॉइंट, कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो। एग्जैक्टली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, फिर हमारे पास सोर्स कोड आ गया जी। सोर्स कोड किसी भी लैंग्वेज, आपने एनी लैंग्वेज रिटन कोड ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज करते हुए, डॉट नेट फ्रेमवर्क की सपोर्ट की हुई किसी भी लैंग्वेज को यूज करते हुए आपने कोई भी प्रोग्राम राइट डाउन किया। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझने वाला पार्ट है ये। ठीक है, आपने एज अ प्रोग्रामर कोड लिखा, लेट से 2 नंबर्स को ऐड करने का आपने सिंपल एक प्रोग्राम लिखा सी शार्प यूज करते हुए। जी साथ जी साथ जी, क्या क्वेश्चन है बेटा? साथ गायब हो गए। एनी हाउ कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, आपने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा डॉट नेट की सपोर्टेड लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। ठीक है, जो भी लैंग्वेज यूज होगी सी शार्प की, हर लैंग्वेज का एक अपना कंपाइलर होता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क की जितनी भी मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक कंपाइलर होगा। कंपाइलर का काम क्या होता है? आपके पूरे कोड को ट्रांसफॉर्म कर देता है दूसरी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ। और इसी के साथ एक और सिमिलर होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कैसे कर रहा होता है ट्रांसफॉर्मेशन? लाइन बाय लाइन। यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज का एक अपना स्पेसिफिक कंपाइलर होगा। ठीक है, सो आपने अगर सी शार्प का कोड लिखा है, सी शार्प लैंग्वेज यूज की है, सी शार्प का कोड लिखा है, तो सी शार्प का कंपाइलर उसको MSIL में ट्रांसफॉर्म करेगा। MSIL मींस माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ऊप की क्लास, जब थ्योरी क्लास हो रही हो ना, तो अपने साथ पेन और पेपर साथ में लेके बैठा करें। ठीक है, सो MSIL स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, और हम इसको जस्ट सिंपल ILV कह सकते हैं, इंटरमीडिएट लैंग्वेज। वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज ना तो कम्प्लीटली हाई लेवल लैंग्वेज होगी और ना ही कम्प्लीटली आपकी लो लेवल लैंग्वेज होगी, बल्कि एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होगी, लाइक असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब वो MSIL का कोड क्या करेगा? वो जो असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, अगेन दैट कोड इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट विद इन डॉट नेट फ्रेमवर्क।
अब हम देखेंगे कि ये टू वे प्रोसेस क्यों होता है। ये मैं प्रोसेस कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये डायरेक्ट सोर्स कोड एग्जीक्यूटेबल कोड में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा, उससे पहले एक असेंबली लैंग्वेज में क्यों ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये मैं भी आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे सोर्स कोड जो आपने लिखा है डॉट नेट फ्रेमवर्क की किसी भी लैंग्वेज को यूज करते हो, उस लैंग्वेज का कंपाइलर उसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड में ट्रांसफॉर्म कर देगा, जो कि ना तो कम्प्लीटली हाई लेवल लैंग्वेज होगी और ना ही कम्प्लीटली लो लेवल लैंग्वेज होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये MSIL कोड, अब CLR। ठीक है, CLR क्या है, एक कंपोनेंट है डॉट नेट फ्रेमवर्क का, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, नोट करने अपने पास CLR। CLR स्टैंड्स फॉर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इज अ कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, अब डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए जो भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी, उस एग्जीक्यूशन का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, CLR। प्रोग्राम किस तरीके से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना है, उसको मेमोरी कैसे एलोकेट करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम से लिंक कैसे करवाना है, सो प्रोग्राम की आपकी ओवरऑल प्रोसेसिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जी जी बेटा, ये स्लाइड्स LMS पे मौजूद हैं, अपलोडेड हैं, क्लास होने से पहले ही मैंने अपलोड कर दी थी। आगे आने वाले सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, सारी PPTs अपलोडेड हैं। ठीक है, अब ये MSIL कोड कहाँ जाएगा, आपके CLR पे। और CLR क्या है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, एक कंपाइलर यूज कर रहा है जिसको हम JIT कंपाइलर कह रहे हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। वो क्या करेगा, आपके पूरे के पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करके एग्जीक्यूटेबल कोड, यानी कि जो मशीन कोड है, अब यहाँ पे आपका सोर्स कोड मशीन कोड में अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपकी CPU है, उसके अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूटेबल कोड यानी कि जीरोज वन में ट्रांसफॉर्म करेगा और उसको प्रोसेस करेगा और उसका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। अगर यहाँ तक ये प्रोसेस क्लियर है, तो फिर मैं आपको बताऊं कि व्हाई वी यूजिंग दिस टू वे प्रोसेस। हम डायरेक्ट सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है, कोई क्यूरी है? ठीक है, CLR क्या है, हुरूज ने कहा है कि CLR दोबारा बता दें। CLR स्टैंड्स फॉर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम विच इज अ कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। और CLR की क्या फंक्शनैलिटी है कि जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम की पूरी एग्जीक्यूशन, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो ये जो MSIL कोड है, ये MSIL कोड जाएगा CLR के पास, and CLR is having a compiler which is called JIT compiler, just in time compiler, जो इस IL को कंपाइल करेगा और एग्जीक्यूटेबल कोड यानी कि अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम जीरोज एंड वन में ट्रांसफॉर्म कर देगा और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आ जाएगा। जावा जो है वो भी यही टू वे वो यूज कर रहा होता है, लेकिन उसका कोड MSIL में ट्रांसफॉर्म होने के बजाय बाइट कोड में ट्रांसफॉर्म होता है। पहले कंपाइलर, जावा का कंपाइलर कोड को बाइट कोड में ट्रांसफॉर्म करेगा और फिर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उस बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज जीरोज एंड वन में ट्रांसफॉर्म करेगा। सो मैकेनिज्म ऑलमोस्ट यही होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों टाइम कंपाइलर यूज हो रहा है। वहाँ पे फर्स्ट कंपाइलर कंपाइलेशन होगी और फिर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो बाइट कोड बनाया उस बाइट कोड को मशीन कोड के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म करेगा। ओके हमजा, ठीक है। अब MSIL कोड कहाँ गया, CLR में, और CLR के कंपाइलर ने इसको एग्जीक्यूटेबल कोड यानी कि मशीन कोड 01 में ट्रांसफॉर्म कर दिया, विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय CPU, एंड नाउ CPU विल प्रोसेस इट एंड विल जनरेट आउटपुट फॉर दैट कोड। आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसका आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सारी .NET सपोर्टेड लैंग्वेजेस, सारी, ये सब में यही फॉर्मेट यूज होगा। अगर आप VB देखें तभी तो लिखा है ना, एनी लैंग्वेज रिटन कोड ऑफ .NET फ्रेमवर्क, किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे यही मैकेनिज्म यूज होगा।
डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए कोई सी भी लैंग्वेज यूज करेंगे तो यही फॉर्मेट यूज होगा। अगर विजुअल बेसिक जिसको डॉट नेट सपोर्ट कर रहा है, विजुअल बेसिक का कोड यहाँ जाएगा, सोर्स कोड, विजुअल बेसिक का अपना कंपाइलर होगा जो उसको MSIL में ट्रांसफॉर्म करेगा, और फिर वो MSIL जो CLR है वो कॉमन है। CLR इज कॉमन, बट हर लैंग्वेज का जो अपना स्पेसिफिक कंपाइलर है ये डिफरेंट है, बट जो हमारे पास CLR है वो एक कॉमन है। देखें ये एग्जाम्पल आ गई, ये वाली डायग्राम में एक्सप्लेन कर देती हूँ। C# कोड, C# का अपना कंपाइलर, विजुअल बेसिक का कोड उसका अपना कंपाइलर, किसी और लैंग्वेज का कोड उसका अपना कंपाइलर। अब आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। लेट्स से आपने VB चूज किया, विजुअल बेसिक को यूज करते हो आपने कोड किया, उसका कंपाइलर VB का कंपाइलर उस कोड को इंटरमीडिएट लैंग्वेज में MSIL में ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब फिर उसके बाद टू वे, ये वन वे प्रोसेस हो गया। टू वे प्रोसेस क्या है? ये IL कोड, ये जो इंटरमीडिएट कोड है, ये अब आप अगर विंडोज के CLR पे चलाएंगे सो वो विंडोज के अकॉर्डिंगली उसको मशीन कोड में ट्रांसफॉर्म कर देगा। और यही चीज अगर आप मोबाइल पे CLR पे चलाएंगे, CLR एक कॉमन है, वही CLR उसको मोबाइल प्लेटफॉर्म पे रन करके मोबाइल का मशीन कोड बना देगा। सो दैट इज कोड पोर्टेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे अली का एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जी अली, क्या क्यूरी है आपकी? ये स्लाइड शो नहीं हो रही आपके पास डायग्राम वाली? C# कोड, VB कोड, अनदर कोड, ये वाली डायग्राम शो नहीं हो रही आपके पास? अम्मार के पास शो नहीं हो रही, पता नहीं अम्मार के पास क्यों नहीं शो हो रही जब सबके पास हो रही है। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है। मीनवाइल आप एक काम ये करेंगे, काइंडली अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें चैट सेशन पे। अटेंडेंस किस तरीके से सेंड करनी है? अपना स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ID, और जो सिटी वाले कैंपस है वो काइंडली अपना कैंपस भी मेंशन करने आगे कि वो कौन से कैंपस के हैं, ताकि मुझे अटेंडेंस मार्क करने में आसानी होगी। ओके जी, सबकी अटेंडेंस हो गई? कंटिन्यू करते हैं दोबारा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि हम यहाँ पे टू वे प्रोसेस क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों पहले सोर्स कोड MSIL में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और उसके बाद एग्जीक्यूटेबल कोड में? ऐसा क्यों नहीं है कि जिस भी लैंग्वेज में हम सोर्स कोड लिखे हैं वो CLR के थ्रू एग्जीक्यूटेबल कोड में ट्रांसफॉर्म हो जाए? सो आंसर हियर इज दैट कोड पोर्टेबिलिटी। ये टू वे प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं फॉर द पोर्टेबिलिटी ऑफ कोड। ठीक है, लेट्स से हम एग्जाम्पल लेते हैं हुजैफा। हुजैफा का मशीन है, हुजैफा का सिस्टम है। ठीक है, हुजैफा ने अपने सिस्टम पे बैठ के सोर्स कोड राइट डाउन किया, C# पे किया लेट से। अब C# की लैंग्वेज का कंपाइलर उसको MSIL में ट्रांसफॉर्म कर देगा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। अब अब हुजैफा चाह रहे हैं कि वो जो उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया, अब उनके एक और मेंबर है, ठीक है, लेट्स से हम उसको कह रहे हैं हानी। ठीक है, तो अब हुजैफा चाह रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो हानि को फॉरवर्ड कर दें, और एक तो ये है कि वो पूरा का पूरा सोर्स कोड फॉरवर्ड कर दें, फिर हानि को क्या करना पड़ेगा, उसको फिर दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा, IL में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और फिर एग्जीक्यूटेबल। इससे अच्छा हुजैफा ये कर सकते हैं कि जो उन्होंने असेंबली फाइल बनाई है इंटरमीडिएट लैंग्वेज की कोड,
ये उठाएं और ये वाला कोड हानि को सेंड कर दें। अब हानि के पास क्या होना चाहिए? हानि के पास सिर्फ CLR होना चाहिए। हानि उस MSIL कोड को CLR पे चलाएं और वो कोड हानि के मशीन पे हानि के मशीन के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूटेबल कोड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हानि के पास वन वे प्रोसेस कैन बी वर्क, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जो कोड आया है वो असेंबली लैंग्वेज का है, तो उसको उनको दोबारा से उसको जो है वो कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज कोड पोर्टेबिलिटी। एक लैंग्वेज पे